चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर का 9वां चैप्टर गद्य खंड का 9वें चैप्टर जिसका नाम है अभिनयो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में अभिनयो चैप्टर का जो सारांश था, जो निबंध का सारांश था, वो मैं बता चुका हूँ। यदि अभी तक आप वो निबंध का सारांश नहीं देखे ना, तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे ना, तब तक प्रश्न उत्तर भाई नहीं समझ में आने वाला। पहली बात आप समझ लीजिए, इसलिए जाकर देखिए। यदि वो वीडियो देख लेंगे तो शायद ये वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए पहले जाकर वो सारांश देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझा चुका हूं, जो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ अभिनय चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, अभिनय क्या है और कहाँ, और वह कहाँ उपस्थित है। देखो, अभिनयो क्या है, तो अभिनयो रोन नदी के किनारे बसा एक ईसाई मठ है। चाहे अभिनयो दक्षिण फ्रांस में एक पुराना शहर है। अभिनयो क्या, एक शहर है, उसी के अंदर एक ईसाई मठ है, जो बाद में ला सतुजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर देने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन कोई गलत नहीं होगा। आप बोल सकते हैं अभिनयो दक्षिण फ्रांस में एक ईसाई मठ है, जो रोन नदी के किनारे बसी हुई है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अभिनयो दक्षिण फ्रांस में एक शहर है, जो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों में से कोई आंसर आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हर बरस अभिनयो में कब और कैसा समारोह होता है। देखिए, हर बरस गर्मी के दिनों में अभिनयो में रंग समारोह होता है, जहां पर तरह तरह का, मतलब बहुत दूर दूर से हर देश के लोग अभिनयो में आते हैं। देखो, अभिनयो क्या एक शांत माहौल है। यहाँ पर लेखक को तरह तरह की उपलब्धि प्राप्त है। 19 दिन में 35 को कविता और 27 को गद्य की रचना कर दिए थे 19 दिन में। सोचनीय बात है। मतलब अभिनयो जो जहाँ पे ईसाई मठ है, ला सतुजा है, ला सतुजा एक इमारत है, यहाँ पर लेखक को 19 दिन के लिए आगमन हुआ था। 19 दिन के लिए वहां पर गए थे, तो 19 दिन में 35 को कविता, 27 को गद्य की रचना किए थे। मतलब कहते हैं लेखक कि इतना ना वो शांत माहौल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो हर बरस अभिनयो में कब है, तो गर्मी के दिनों में कैसा समारोह होता है, तो रंग समारोह होता है, जहाँ पर अनेक नाटककार, अनेक संगीतकार, अनेक फिल्मी दुनिया के हीरो वहां पर हमेशा आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या क्या देखा। देखो, लेखक को महाभारत की प्रस्तुति पर उनको वहां पर पीटर ब्रूक के द्वारा आगमन किया गया था। यानी मतलब कहने का मतलब लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, तो बस इतनी बात लिखना है कि महाभारत की प्रस्तुति पर लेखक को पीटर ब्रूक के द्वारा बुलाया गया था, या रंग समारोह में भाग लेने के लिए मतलब बुलाया गया था। रंग समारोह के शुभ अवसर पर ही मतलब महाभारत की वहां पर प्रस्तुति की जा रही थी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या क्या देखा और सुना, तो बस आपको इतने लिखनी है कि लेखक वहां पर रंग समारोह के अवसर पर महाभारत की प्रस्तुति में गए थे, उनको पीटर ब्रूक के द्वारा वहां पर बुलाया गया था, ठीक है। पीटर ब्रूक हो सकता है दोस्त होगा उनका, ठीक है। तो समझ आ रही है। और वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा और सुना। उन्होंने देखा कि जो अभिनयो शहर है वो रोन नदी के जो अभिनयो शहर है वो रोन नदी के किनारे स्थित है, और इसी में एक ईसाई मठ है जो ला सतुजा कहा जाता है। बहुत ही शांत माहौल है। रोन नदी के किनारे लेखक बैठकर सोचते हैं कि मैं ही क्या कर रहा हूँ, नदी के जैसा बहा जा रहा हूँ। तो रोन नदी के किनारे जो आपका अभिनयो शहर बसा है, वो बहुत ही एक शांत माहौल, शांत जगह है। उसी के अंदर ईसाई मठ है, वहाँ पर एकदम शांत माहौल है। लेखक वहीं पर 19 दिन बैठ कर मतलब 35 को कविता और 27 को गद्य की रचना किए थे। तो लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, तो बस इतना लिखना, लेखक अभिनयो रंग समारोह के शुभ अवसर पर वहां पर महाभारत की प्रस्तुति में पीटर ब्रूक के द्वारा उनको बुलाया गया था। वहां पर उन्होंने देखा कि जो अभिनयो है, अभिनयो में एक ईसाई मठ है जो ला सतुजा का नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही शांत माहौल है। वहां पर रंग समारोह में तरह तरह के लोग, नाटककार, फिल्मी दुनिया के हीरो, हर देश के लोग वहां पर आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब देखो 4 नंबर, ला सतुजा क्या है, वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका उपयोग कहाँ होता है। तो ला सतुजा एक इमारत है जिसमें 2-2 कमरे का, 2-2 घरों का एक चेंबर है। उसमें रसोई घर, स्नान घर है, और पीछे से एक आंगन भी वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो लोग बाहरी जाते हैं उनको वहाँ पर 5 दिन, मतलब सप्ताह में 5 दिन हमेशा फ्री में सरकार की तरफ से मनचाहा खाना खिलाई जाती है। और कहाँ स्थित है, तो अभिनयो शहर में रोन नदी के किनारे ला सतुजा स्थित है। ला सतुजा क्या है, तो एक ईसाई मठ है, एक इमारत है, ठीक है ना। उसी ईसाई मठ को ये ला सतुजा नाम दिया गया। कार्थुसियन समुदाय का ये ईसाई मठ है जिसको ला सतुजा कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, तो अभिनयो शहर में, ये रोन नदी के किनारे स्थित है। और आजकल इसका उपयोग कैसा होता है, तो आजकल इसका उपयोग कला केंद्र बन गया। आजकल इसका उपयोग कला के रूप में किया जाता है। वहाँ पर तरह तरह के लेखक जाते हैं, तरह तरह के फिल्मी दुनिया के हीरो जाते हैं शूटिंग करने के लिए अपना। जैसे हीरो को देखे ना, तरह तरह के मतलब हर जगह जाते हैं लोग, शूटिंग करते हैं, सीन दिखाते हैं। वैसे ही जो अभिनयो शहर है, वहाँ पर जो ला सतुजा है, ये कला का केंद्र बन गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या लिखे, ला सतुजा क्या था, लिखना है कि ला सतुजा एक ईसाई मठ है, यानी एक
इमारत है, एक घर है जिसमें दो दो रूम का एक एक चैम्बर बना हुआ है, स्नान घर है, रसोई घर है, पीछे से एक आंगन भी उसमें मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें गली उली सब निकाला गया है, किसमें, लाल शत्रुंजय में। और बाहरी लोग जो भी जाते हैं लाल शत्रुंजय के पास, तो वहाँ पर उनको 5 दिन के लिए सरकार की तरफ से, मतलब हफ्ते में 5 दिन सरकार की तरफ से मतलब मुफ्त में खाना खिलाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो लिखना है कि यह अविन्यो शहर में रोन नदी के किनारे स्थित है। आजकल उसका उपयोग कला केंद्र में किया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 5, ला शत्रुंजय का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसका स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। अब देखना है ये कि ला शत्रुंजय को अपने अंदर मतलब बैठा कर मतलब तुलना कीजिए, चर्चा कीजिए कि आखिर जो ला शत्रुंजय है उसको मौन का स्थापत्य क्यों कहा गया है। देखिए, पहले ही मैं बातें बता दिया कि जो ला शत्रुंजय था एक शांत माहौल था। वहां पर लेखक गए तो 19 दिन में 35 को कविता और 27 को गढ़ की रचना कर दिए थे। मतलब बहुत ही शांत माहौल था। ठीक है ना, वहां पर कोई भी इंसान जाने के बाद अपने आप को समझ पाता है। कभी कल आप देखिएगा, सुबह उठिएगा, मतलब 2-3 बजे उठकर घूमिएगा, जब शांत माहौल होता है उसके बाद आप सोचिएगा घूमते हुए कुछ तो अंदर जो होता है ना, एक बिजली की जैसी कड़क उत्पन्न होती है, जैसे लगता है कि अब कुछ कर देंगे एकदम। मतलब जो होता है ना, सुबह का जो माहौल होता है ना, मतलब जब शांत माहौल होता है ना, तो आदमी के अंदर एक बिजली सी कौन जाती है कुछ करने के लिए, उसके अंदर अलग फीलिंग चलने लगती है। तो ला शत्रुंजय को मौन का स्थापत्य क्यों कहते हैं? ला शत्रुंजय को क्या कहते हैं? मौन का स्थापत्य कहते हैं। ला शत्रुंजय को क्या कहते हैं? मौन का स्थापत्य क्यों कहते हैं? लिखना ये है कि ला शत्रुंजय एक इतना ना शांत जगह है कि जहां लेखक गए तो 19 दिन में 35 को कविता और 27 को गढ़ की रचना कर दिए। ठीक है ना, तो ला शत्रुंजय एक बहुत ही शांत माहौल है जहां पर लोग जाने के बाद अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने अंदर की प्रतिभा को निखारते हैं। इसी कारण से ला शत्रुंजय को मौन का स्थापत्य कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, लेखक अविन्यो के क्या क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। देखो, लेखक बताए थे उस निबंध में, सारांश में, कि लेखक अविन्यो में क्या क्या लेकर गए थे। तो हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और साथ में संगीत का टेप्स लेकर गए थे। ठीक है ना, और वहां कितने दिनों तक रहे थे, तो 19 दिनों तक वहां पर वो रहे थे। और उनकी उपलब्धि क्या रही, तो उन्होंने 35 कविताएं 19 दिन में लिख डाली और 27 गढ़ लिख डाले। ठीक है ना, तो लेखक अविन्यो क्या क्या लेकर गए थे, तो हिंदी का टाइपराइटर, 3 से 4 गो किताब लेकर गए थे और संगीत का टेप्स लेकर गए थे, मतलब गाना वाना सुनने के लिए, चाहे गाना वाना रिकॉर्ड करने के लिए। कितने दिनों तक रहे थे, 19 दिनों तक रहे थे। वहां पर उनकी उपलब्धि ये रही कि 19 दिन में 35 कविता और 27 गढ़ की रचना कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कहाँ पत्थर का मानवीकरण करता है। अब देखो, प्रतीक्षा करते हैं, मतलब प्रतीक्षा करते हैं पत्थर एक कविता है जिसकी मैं चर्चा किया था निबंध में। ठीक है ना, जब निबंध बताया था, तो इसमें बताना है कि कवि जो ना पत्थर को मानवीकरण रूप देता है। कैसे? पत्थर मानव के समान है, कैसे? तो लेखक कहते हैं कि जो पत्थर होता है ना, गर्मी में, बरसात में, ठंडी में एकदम जो होता है ना, मतलब सब सहकर जैसे लगता है कि वो किसी का इंतजार करता है। तो मनुष्य भी तो सही है, इंतजार करता है। इसका मतलब बोलते हैं कि पत्थर में धैर्य है और पत्थर इंतजार करता है। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या है, धैर्यवान है और मनुष्य भी इंतजार करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कविता से हम लोग को सीख क्या मिलती है कि मनुष्य को हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर समस्या में बाबू एक समान रहनी चाहिए। नीचे क्वेश्चन भी है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। देखो बाबू, इस कविता से सीख क्या मिलती है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के 2 किनारे जीवन के, एक सुख और एक दुख है, कभी सुख कभी दुख। क्योंकि कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर इंसान के जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा एकदम। आज सुख तो कल दुख, आज दुख तो कल सुख होने वाला है। तो वही कहते हैं कि पत्थर जो होता है, पत्थर के जीवन में गर्मी, बरसात, ठंडी, मतलब हर तरह के दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन फिर भी पत्थर कभी विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जब कोनो मुसीबत आवे तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करनी चाहिए और लाइफ में कुछ करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा इस कविता से हमें सीख मिलती है। हम कहा थे यहाँ पर थे कि जो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, कविता जो है इसमें लेखक पत्थर का मानवीकरण करता है। कैसे? तो लिखना ये कि जो पत्थर है वो क्या है, मतलब गर्मी, धूप, बरसात सब सहकर मतलब विचलित नहीं होता है। वह किसी न किसी का लगता है कि इंतजार कर रहा है, वह धैर्यवान है। उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करनी चाहिए, मतलब हर समस्या में एकस्थ रहकर, मतलब तटस्थ रहकर, मतलब मजबूती से रहकर उसका सामना करनी चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए। पत्थर के समान हमें इंतजार करनी चाहिए और पत्थर के समान हमें धैर्यवान बननी चाहिए। ठीक है ना।
अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, अभिनयों के प्रति लेखक कैसा अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। लेखक अभिनयों के प्रति अपना सम्मान कैसा प्रदर्शित करते हैं। तो लेखक अभिनय बताते हैं कि अभिनय जो है ना एक मतलब बहुत ही शांत माहौल का समारोह है। वहां पर जाने के बाद ये 27 दिन में मतलब ये 19 दिन में 27 कविताएं और 35 गद्य की रचना कर दी है, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि अभिनय में जाकर मैंने बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली है, जो खोया उसके लिए मुझे कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो उपलब्धि किया, जो प्राप्त किया वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही, ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं अभिनय के प्रति इनका कैसा सम्मान रहा, कैसा मतलब दृश्य रहा, ये बताना है। तो लेखक कहते हैं कि अभिनय के प्रति मतलब जैसे ही मैं अभिनय में प्रवेश किया, अभिनय एक शांत माहौल है जहाँ पर 19 दिन में मैंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना कर डाली। आगे देखिए, मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता और विषमता क्या है। विषमता क्या है, तो देखो मनुष्य के जीवन और पत्थर दोनों की समानता भी है, विषमता भी है, मैंने बताया था उसमें। तो मनुष्य जीवन की समानता क्या है पत्थर से, कि पत्थर इंतजार करता है, मनुष्य भी इंतजार करते हैं। पत्थर धैर्यवान होते हैं, मनुष्य भी क्या होते हैं, धैर्यवान होते हैं। पत्थर गर्मी बरसात ठंडी से नहीं घबराता है और मनुष्य भी अनेक समस्याओं से कभी नहीं घबराता है। ये सब समानताएं विषमताएं की यदि बात करते हैं तो जो पत्थर होता है वो किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, लेकिन मनुष्य झुकाता है। मनुष्य भगवान के सामने सिर झुकाता है, पत्थर भगवान के सामने सिर नहीं झुकाता है। मनुष्य बोल सकता है, भावनाएं प्रकट कर सकता है, पत्थर नहीं बोल सकता है। ये सब क्या है, उनकी विषमताएं है। मनुष्य के पास दिल है लेकिन उसके पास दिल नहीं है। मनुष्य का दिल पसीजता है, किसी की भावना को समझता है, लेकिन पत्थर के पास दिल नहीं है, वो किसी की भावना को नहीं समझता है। मतलब पत्थर तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा तो मुंह चियार दोगे, चियार दोगे। तो क्या है कि मनुष्य पत्थर के पास दिल नहीं होता है, मनुष्य के पास दिल होता है। और कौन एक चिमटा मार देगा तो माया आ जाता है कि अब नहीं मारेंगे। अब तुम्हारे पापा जी है तो तुमको एक चिमटा मारेंगे तो उनको माया नहीं आता है, उनको भी तकलीफ होता है, क्योंकि वो नीम के पत्ते के जैसे बाहर से दिखने में करे हैं, लेकिन अपने संतान के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कौन, जिनका नाम पापा है, ठीक है। तो समझ में आ रही है। तो मनुष्य के जीवन से पत्थर की समानता क्या है, तो समानता ये है कि पत्थर धैर्यवान है, मनुष्य भी धैर्यवान है, पत्थर भी इंतजार करता है, मनुष्य भी इंतजार करता है। पत्थर के जीवन में भी अनेक समस्या आती है और मनुष्य के जीवन में भी अनेक समस्या आती है। तो ये पत्थर और मनुष्य के जीवन की समानता है। विषमताएं ये है कि मनुष्य भगवान के सामने मतलब सर झुका सकता है और पत्थर नहीं झुका सकता है। मनुष्य के पास दिल है, पत्थर के पास दिल नहीं है। मनुष्य अपनी भावनाएं किसी के सामने प्रकट कर सकता है, पत्थर किसी के सामने अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता है। तो ये विषमताएं है, ठीक है ना। इस कविता से आप क्या सीखते हैं, तो बस यही देखो बता दिए थे स्टार्टिंग में। इस कविता से जो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, जो कविता है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। इस कविता से यही सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में कितनी ही बड़ी समस्याएं क्यों नहीं आए, उनको अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होनी चाहिए, अपने गोल से अपने ड्रीम से कभी विचल नहीं मतलब विचलित नहीं होनी चाहिए, मतलब फिसलनी नहीं चाहिए। जैसे पत्थर जो होते हैं उनके जीवन में अनेक सुख दुख आते रहते हैं, कभी गर्मी कभी बरसात कभी ठंडी, हर तरह के मौसम के अनुसार वो समस्याएं झेलते रहते हैं और झेलते रहते हैं। फिर भी वो जैसा लगता है कि किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन पर गर्मी सर्दी बरसात ठंडी का कोनो असर नहीं पड़ता है, निर्भय खड़ा रहता है पूरा का पूरा। चाहे बोलता है कि आओ जितना तुम मौसम परिवर्तन करना चाहते करो, मैं अपने लक्ष्य से एकदम नहीं भटकूंगा, मैं इंतजार करता ही रहूंगा, चाहे तू कुछ कर लेगा हम इंतजार करते रहेंगे, ठीक है ना। ये कौन कहता है, पत्थर कहता है। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि मनुष्य को भी क्या करनी चाहिए, पत्थर के समान होनी चाहिए। कितना भी जीवन में सुख दुख समस्या है उसे अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होनी चाहिए और उसका क्या करनी चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए, उस समस्या से लड़नी चाहिए, तब जाकर मनुष्य अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकता है। तो इस कविता से क्या सीख मिलती है, इस कविता से हमें यही सीख मिलता है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर परिस्थिति में एक समान रहनी चाहिए और उस समस्या का डटकर सामना करनी चाहिए, तभी जाकर मनुष्य अपने आप को ग्रो कर पाएगा, अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर पाएगा और लाइफ में वो अपने गोल को, अपने ड्रीम को, अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएगा, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या क्या अनुभव होता है। अब देखो लेखक जो है रोड नदी के किनारे बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नदी का जल नहीं बह रहा, टॉटे बहा जा रहा है। क्या बजा रहा है, टॉटे बहा जा रहा है। तट देखा ना, जो नदी के सबसे अड़िए वाले है उसको तट कहते हैं, किनारे जिसको कहते हैं। तो लेखक नदी के किनारे जब बैठे हैं तो उनको ऐसा आभास हो रहा है कि नदी नहीं बह रहा, टॉटे बह रहा है। और लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे लगता है कि मैं भी नदी के संग बहते जा रहा हूँ, ऐसा लेखक को अनुभव होता है। तो बात सीधी सी है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, तो लेखक को यह अनुभव होता है कि मैं भी नदी के साथ बहते जा रहा हूँ और नदी का पानी नहीं, नदी का तट बहा जा रहा है। बस इतनी बातें लिखनी है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। देखो नदी के तट पर जब लेखक बैठे हैं और देख रहे हैं कि तट बह रहा है, नदी नहीं बह रहा है, तब लेखक को जो है ना विनोद कुमार शुक्ल जी की एक कविता याद आती है, नदी चेहरा लोगो। वो कविता थी विनोद कुमार शुक्ल की। उसमें विनोद कुमार शुक्ल जी ये बताए थे कि नदी के साथ जो भी रहेगा ना, नदी के पास जो भी रहता है वो भी नदी बन जाता है, अपने आप को रोक ही नहीं पाता है, मतलब नदी में वो बहते चला जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है नदी को देख कर जो था मनुष्य भी उसी के जैसा हो जाता है, ऐसा लेखक को अनुभव होता है। तब लेखक
नदी के तट पर बैठे हुए विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता याद करते हैं। उस कविता का नाम था नदी लोगो, मतलब नदी चेहरा लोगो। क्या था? नदी चेहरा लोगो। इसमें विनोद कुमार शुक्ल जी बताते हैं कि नदी के पास बैठकर मनुष्य भी नदी के समान हो जाता है। बस इतनी बातें लिखना है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता दिखाते हैं? देखो, नदी और कविता में 2-3 समानताएं मैं आपको बता रहा हूं कि नदी के पास बैठकर मनुष्य भी नदी के साथ बहने लगता है, उसी प्रकार कविता के साथ बैठकर मनुष्य भी कविता में पूरी तरह बहने लगता है। क्यों? देखो, नदी के साथ रहोगे तो नदी भी अपने आप को समझते हो कि नदी में हो गया हूं। उसी प्रकार जब कविता पढ़ोगे ना तो मनुष्य को अंदर से कविता झकझोर देती है। कोई कविता सुनना, चाहे कोई गाना सुनना, अंदर से अलग अलग फीलिंग होने लगती है। जैसे देशभक्ति कोनो गाना सुनिएगा आप, देखिए कैसा आपको अनुभव होगा, एकदम जैसे लगेगा नहीं कि आप तो नहीं रुकेंगे। जैसे वो गाना सुनिएगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये सब गाना सुनिएगा, अंदर से झकझोर देता है पूरा का पूरा। हिंदी गाना सुनिएगा, अब भोजपुरी के साइल का गाना मत सुनने लगे, तो अलग दुनिया में आप खो जाइएगा बाबू, समझते हो ना? तो देखो, तो नदी और कविता में क्या समानता है? तो नदी के साथ मनुष्य बैठकर नदी बन जाता है और कविता के साथ बनकर कविता के साथ वो बहने लगता है। ये समानताएं हैं, ठीक है ना? और यदि बात करी जाए तो नदी में तरह तरह की बाहरी लवण, बाहरी पदार्थ मिले होते हैं। उसी प्रकार कविता में मनुष्य की भावनाएं, मनुष्य का एक्सपीरियंस डाला गया होता है। तो ये सब क्या है? कविता और मनुष्य में समानता है। मतलब क्या? उनमें एकदम समानता है। क्या क्या समानता है? 2 समानता मैंने आपको बता दिया। पहली समानता क्या है कि नदी के साथ रहकर मनुष्य नदी में बहते चला जाता है और कविता के साथ रहकर मनुष्य कविता में बहते चला जाता है। और दूसरी बात, नदी में तरह तरह की बाहरी लवण, बाहरी पदार्थ मिले होते हैं। उसी प्रकार कविता में भी लोगों की अनुभव, लोगों का एक्सपीरियंस, उनका मत, उनका सिद्धांत प्रकट होता है, जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य अपने अंदर एक अलग तरह की फीलिंग महसूस करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं नदी और कविता में ये सब समानताएं हैं। अगला 14 नंबर, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? देखो, किसके पास, तटस्थ का मतलब है रोक पाना, एकदम खड़ा रहना। किसके पास? तो नदी और कविता के पास अपने आप को तटस्थ रख पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी और कविता में रहकर मनुष्य उसी के साथ बहते चला जाता है, ठीक है? तो किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं है और क्यों नहीं है? तो बस इतनी बातें लिखना कि नदी और कविता के पास तटस्थ रह पाना, खड़ा रह पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नदी और कविता के पास रहकर मनुष्य उसके साथ बहते ही चला जाता है। तो इस तरह से आपका 14वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।